तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए। जान अमेरिकी बाजार से हल्की कमजोरी के संकेत और कल के भारी उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार में सुस्त शुरुआत के संकेत। लेकिन आपको पता है शुरुआत में भले ही सुस्ती हो लेकिन दिन भर रहेगा भरपूर एक्शन और यही लेकर आएंगे हम आपके लिए। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और हम यहां पर देख रहे हैं कि बहुत सारे जो अपडेट्स हमारे मार्केट्स के ही निकल के आ रहे हैं, खबरें हैं, नतीजे हैं और उन सब का एक्शन आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सी बिजनेस पर। सर मॉर्निंग जी, मुझे एक चीज़ बताइए जी सर। ये आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपके साथ मैं हूँ दीपांशु भंडारी? ऐसा तो नहीं बोल रहे? ऐसा मुझे लगा ऐसा कि जिस तरह से आपने पोज दिया मैंने कहा आपको दीप बोलना है। नहीं ना, ये तो क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए बढ़िया। तो आज नेहा जी थोड़ा ग्रीन मूड में है तो चलिए बाजार थोड़े हल्के हरे निशान के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन संकेत जो आज की शुरुआत करने के लिए वैसे मेरे पास ग्रीन वाले ज़्यादा कुछ है नहीं। बता दूं जो ट्रिगर्स जिनके दम पर आज हम शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। ब्याज दरें घटाने को लेकर जेरोमी पावेल साहब को फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी कब होगी पता नहीं, लेकिन फिलहाल नहीं है। और इसी के दम पर अमेरिकी बाजारों में रही थोड़ी कमजोरी और 350 अंकों का नुकसान दिखा है। नतीजे कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद वायदा कारोबार की 3 कंपनी का है, जिसमें से निफ्टी की भारतीय एयरटेल है, मिले जुले नतीजे हैं। अशोक लेलैंड का दमदार प्रदर्शन और टाटा केमिकल है कमजोर। तो ये सारे के सारे एक्शन आपके लिए। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, कल संसद में प्रधानमंत्री जी का बयान और 370 सीटें बीजेपी और 400 एनडीए। आज बाजार इस पर भी थोड़ा अपना मूड बनाने की कोशिश करेगा। ओके चलिए, तो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हमने जान लिए, लेकिन बहुत सारे डिस्कशन पॉइंट्स हैं, आपके मन के भी सवाल हैं, तो एक एक करके उनके जवाब अनिल जी से जानते हैं। अनिल सर, सबसे पहले तो ये यूएस मार्केट्स, आपने कल ही कहा था कि इसकी तेजी पर ब्रेक लगेगा, बिल्कुल बैंग ऑन आपकी बात सुन के ये वहीं रुक गए लगता है। नहीं, अच्छा है कि जिन टारगेट्स के आसपास अमेरिकी बाजारों को पहुंचना था वहां पहुंचे। हमारा 38,500 39,000 का टारगेट यहाँ 34,000 के लेवल से था जब से हम कह रहे थे कि वहां तक पहुंचना है। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा 42,000 का है इस साल के लिए, उससे पहले थोड़ा पोज लेना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे बाजार भी 22,100 के आसपास पहुंचे, लाइफ आई के आसपास, और वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती दिखी। और कल जो संकेत थे वो सुबह सुबह वो कह रहे हैं कि वो पूत के पग आपको पालने में दिख जाते हैं, वैसा हो रहा था। क्योंकि कल पहली बार लंबे समय बाद आपको अमेरिकी बाजारों में बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स के बढ़ने के संकेत आए थे। बॉन्ड यील्ड परसों बढ़ी थी, कल देर शाम फिर से बढ़ गई। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बॉन्ड यील्ड्स के दम पर थोड़ा सा रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। तो आप एक अच्छे टारगेट के नज़दीक पहुंच गए, लाइफ हाई बना रहे, तो कहीं तो रुकेंगे ना, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और सेम आप डॉलर इंडेक्स भी देखिए, कल फिर से 104 के ऊपर ही रहा और थोड़ा और बढ़कर ही आया 104.40 के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं हल्के से रिवर्सल कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई मंदी है बड़ी, कोई बहुत टूट जाएंगे, गिर जाएंगे और वापस उठेंगे नहीं, लेकिन कुछ करेक्शन आना ड्यू है। एक तरफा तेजी के बाद कहीं तो आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और वही होता है। अब उसका ट्रिगर कुछ भी हो जाए, हमें थोड़ी पता था कल जेरोमी पावेल साहब ऐसा बोलेंगे कि मैं जल्दी से ब्याज दरें नहीं बढ़ाने वाला हूँ। कुछ नया भी नहीं कहा। नया नहीं कहा, एग्जैक्टली नया नहीं कहा। फिर भी भैया एक चीज़ बताइए, हर सेकंड मार्केट में स्टॉक में प्राइस बदल रही है, कुछ नया हो रहा है क्या? नहीं ना। हर रोज़ मार्केट में भाव बदल रहे हैं, कुछ हर रोज़ हर वक्त नया होना ज़रूरी नहीं, लेकिन मार्केट को मूव करना है तो उस वक्त उसको किस चीज़ पे मूव करना है वो मार्केट अपना मन बना लेगा। तो अब कुछ और नहीं है तो चलो जेरोमी पावेल साहब पे चलते हैं। अगर परसों आपके पास मेटा था तो मेटा पे रिएक्ट कर दिया, अब कल पावेल साहब का स्टेटमेंट लोगों को लगा कि चलो इसी पे ठीक है। और बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स को ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा एक कुछ बहाना चाहिए था, वो पावेल साहब की स्पीच ने दिया। और पावेल साहब ने सेम वही कहा जो कह रहे हैं कि भाई मैं जल्दी से ब्याज दरें नहीं घटाऊंगा। हमें पता है आप मार्च में नहीं घटाने वाले, अमेरिका के सारे बॉन्ड ट्रेडर्स मान रहे हैं। अगली पॉलिसी में होगा नहीं होगा देखा जाएगा। सो आई थिंक एक्सपेक्टेड लाइन पर ही उन्होंने कहा है, लेकिन जब एक्सपेक्टेड लाइन पर हो और आप एक ऐसे लेवल पे हो जहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग आनी है, तो वो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई। और मैं थोड़ा समझता हूँ कि अमेरिकी बाजार नया मूव बनाने के पहले थोड़ा सा ठहरेंगे, रुकेंगे, हल्का फुल्का करेक्शन लेंगे और उसके बाद चलेंगे, ये मेरा मानना है। ओके, और हम आपको बता दें कि ये जो विश्लेषण है सर आज नहीं कर रहे हैं, ये इन्होंने पहले ही कर दिया था। और सर ने एग्जैक्टली क्या कहा था अमेरिकी बाजारों को लेकर आपको भी सुनाते हैं। सिर्फ लाइफ हाई हम नहीं बना रहे हैं, लाइफ हाई पूरी दुनिया बना रही है।
स्पेशली अमेरिका। पहला वाला क्लियर हुआ है, 38,500 39 हज़ार की रेंज में हम आ चुके हैं। और यहाँ अगला टारगेट जो इस साल के लिए 2024 के लिए हमने 42,000 का रखा है, हाँ। उसमें वक्त लगेगा। अब एक तरफा रैली यहाँ से नहीं होगी। अब इनफैक्ट अब अमेरिकी बाजारों पर भी हम थोड़े सावधान हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़े टारगेट्स आ चुके हैं। यहाँ पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 500 पॉइंट ऊपर नीचे की एक अलग बात है, पर 38,500 39,000 के आसपास डाउ आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से बहुत फेवरेबल नहीं दिख रहा है। सर आपने ये क्यों तो एकदम क्लियर दे दिया था, एंड वेरी राइटली सेड, आपने कहा कि वहाँ थोड़ा रुकेंगे भी। तो अब डाउ के लिए वो फूड या फ्यूल क्या रहेगा? देखिए, थोड़ा सा वक्त भी देना दीजिए। हर चीज़ में अपने कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं कि बहुत तेज़ी जल्दी हो जाए और बहुत मंदी जल्दी हो जाए। कभी कभी है ना, कुछ ना होना भी अपने आप में अच्छा है। टाइम वाइज करेक्शन में भी लोग परेशान हो जाते हैं। मतलब है ना, लोगों को कई बार ऐसा लगता है खरीदें तो खरीदते, या तो बढ़ जाए या घट जाए तो काम निपटे। ऐसा ज़रूरी नहीं, कई बार खरीदने के बाद कुछ ना हो, वो भी अपने आप में एक आपका कॉल है, पेशेंस टेस्ट करता है। तो मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजार में नया ट्रिगर आने तक थोड़ा सा अमेरिकी बाजार रेंज बाउंड रहेंगे, थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हल्का नीचे आने। तो मेरा ये मानना है कि जब तक नया हाई ना बनाए वापस डाउ, तब तक आप थोड़ा सा सावधान रहिए, हल्का सा। मतलब मैं कोई इसमें ये समझिए कि ये मंदी की बात नहीं है नए इन्वेस्टर्स के लिए, ये उन लोगों के लिए जो रोज़ डे टू डे मार्केट देखते हैं, जो रात को मतलब डाउ को सुला के सोते हैं और सुबह गिफ्ट निफ्टी के जागने के पहले उठ जाते हैं, है ना। ऐसे डेडिकेटेड ट्रेडर्स के लिए ही कमेंट्री है। बाकी जो इन्वेस्टर्स है वो तो कुंभकर्ण है, वो कब सोए कब उठे पता नहीं, उनको तो 6 महीने बाद उठना है, 6 महीने बाद देखना है। सो आई थिंक जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा अमेरिकी बाजारों में हल्की फुल्की रुकावट के प्रॉफिट बुकिंग के संकेत है। नया हाई बनने के बाद जब डाउ और S&P 500 दोनों में, नेस्डेक कमज़ोर नहीं है बाय द वे, नेस्डेक से आप डिसाइड मत करिएगा, डिसाइड करिएगा आप डाउ और S&P से। डाउ और S&P फिर से नया हाई बनाएंगे तो हम फिर से थोड़ा तेजी के मूड में आएंगे। उससे पहले अगर 2-3% अगर घट जाए बहुत बढ़िया, लेकिन आजकल क्या तेजी के मार्केट है, आप सोचो 3% घटेंगे, वो 3% के बजाय 1.5% घट के ही वापस चल पड़ता है। तो जितना करेक्शन आप चाहते हो उतना बनता नहीं है। तो थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड, हल्का टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन हो सकता है। और इस प्राइस वाइज करेक्शन में अगर 2-3% घट जाए बहुत बढ़िया, टाइम वाइज करेक्शन में हफ्ता भर निकाल लें बहुत बढ़िया, ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा होगा। वहाँ से फिर वापस से एक तेजी बनने की संभावना बनेगी। सिंपल। सर हमारे मार्केट के लिए क्या अब 22,000 और 46,000 निफ्टी बैंक निफ्टी का हमारा नया रेजिस्टेंस बन गया? मतलब हमें क्या आप दौड़ाएगा यहाँ से? देखिए, लाइफ हाई के आसपास तो रुकना है। 22,125 की जो रेंज है हायर साइड पे, और वहाँ पे आपने क्लियर कट डबल टॉप बनाया है, ठीक है। 2 बार आप वहीं पर पहुंचे, वहाँ से निकल। सो नई और बड़ी तेजी तो 22,125 के ऊपर निकल कर आप बंद होंगे, टिकेंगे तो ही होगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तब तक मंदी है। हाँ, तेजी नहीं होने का मतलब मंदी नहीं होता, है ना। तेजी के मार्केट में पोज लेना भी तेजी है। आजकल क्या हो गया, थॉट प्रोसेस ऐसी हो गई ना, तेजी देखने की आदत इतनी हो गई ना, तेजी नहीं करता वो मंदी लगने लगती है। मंदी तो कुछ अलग ही चीज़ होती है जो पिछले 2-3 सालों में लोगों ने ढंग से देखी ही नहीं है। करेक्ट, मंदी तो बहुत अलग चीज़ है। सो तेजी में रुकावट आना, अपने आप में पोज आना, वो कोई मंदी नहीं है। लेकिन आजकल हम उसको कंफ्यूज हो जाते हैं, मंदी मान लेते हैं। सो मेरा ये समझना, फ्रेश और बड़ी तेजी 22,125 के ऊपर बनेगी पहली बात। जब तक आप नहीं तोड़ते हैं 22,000, 22,125, 21,950, इस 22,000 के आसपास समझ लिए 100-150 पॉइंट इधर उधर, यहाँ पे आपको बार बार प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। और ये इस बार फॉर ए चेंज नेहा, प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ दिग्गजों में नहीं होगी, प्रॉफिट बुकिंग इस बार मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी होगी। अच्छा, यही बदलाव है पिछले बार और इस बार के हाई में। पिछले बार के हाई में जब आप 22,125 का हाई बनाकर वापस नीचे आए थे, 21,137 तक घटे थे, लगभग 1000 पॉइंट घटे थे, तब मिड कैप स्मॉल कैप नहीं घटे। लेकिन इस बार है ना, हल्का फुल्का करेक्शन आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी दिखेगा। ये ब्रीदर है उनका, ये ब्रीदर है। और कहाँ दिखेगा? जो स्टॉक्स बहुत तेजी से भाग चुके हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, वहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। बाकी नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा बड़ा रनअप वाला स्टॉक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका NBCC 65 का 165 हो जाए, अच्छा, हाँ, है ना, तो आपको पता है फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। सो आई थिंक बाकी जिन शेयरों में ठीक ठाक से चाल से बढ़ रहे हैं वहाँ दिक्कत नहीं। जहाँ पिछले 2 महीने में अनाप शनाप तेजी हुई, डबल हो गए, 2 से 3 महीने में 75% बढ़ गए, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी इस पूरी स्पेस में। सो मेरा ये समझना है, बड़ी तेजी आप 22,125 की रेंज को पार करके टिकेंगे तब होगी। तब तक आप थोड़ी ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहे, वापस नीचे खड़े हो जाए लेने के लिए। पूरा मार्केट एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है जब आप एकदम तेजी के मूड में आते हैं, टक ये ले, ऑल बायर्स सेटिस्फाइड। जैसे आपको लगता है अब मैं बेचूं, क्या करूं, ये तो गिर रहा है, वहां से घूम जाता है। सो ये ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल सा मामला है।
अब रहा सवाल बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी 46,500 47,000 सप्लाई जोन है, 45,000 45,500 सपोर्ट जोन है। रेंज बड़ी है लेकिन बैंक निफ्टी में, और 46,000 जहाँ आप घूम रहे हैं जिसके आसपास, वो आपका सेंटर पॉइंट हो गया। सो आई थिंक बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है। अभी नए इसमें मजबूती के संकेत तो है नहीं, अभी भी कमजोरी के संकेत अब कितने देता है, क्योंकि अभी तक बैंक निफ्टी में कहीं से लीडरशिप नहीं आ रही। HDFC बैंक अभी भी ये कहने को तैयार नहीं कि मैं इसको ले जाना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। उल्टा HDFC बैंक को देखकर तो डर ही लगता है कि ये घटाना दे बैंक निफ्टी को, है ना। ICICI कोटक अपनी कोशिश करते हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं। सो आई थिंक बैंक निफ्टी अभी भी, मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है, मंदी करने का मन होगा तो बैंक निफ्टी में करनी है, तेजी करने का मन होगा तो निफ्टी में करना है। ये मैं बहुत क्लियर हूँ, जब तक कि कोई बदले नहीं। 3 दिन तक बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करके कोशिश की बदलने की, चौथे दिन ठुस हो गया, तो हो नहीं पा रहा बैंक निफ्टी से, सही बात ये है। सो अभी जहाँ नहीं हो रहा है, जिससे नहीं हो रहा, तो उसको थोड़ी देर है ना रिकवर करने देते हैं, लेट हिम गेन हिज हेल्थ, एनर्जी आने दो। अपने कौन सी जल्दी, अपने पास दूसरे बहुत हैं। अपने पास IT है बायोन डिप्स, PSU है बायोन डिप्स, ऑटो फार्मा है, सीमेंट है बायोन डिप्स, ऑटो है बायोन डिप्स, बहुत सारे हैं। सो इसलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा इसके हाल पे छोड़ देते हैं। ठीक है, लीव हिम अलोन। ओके। लेकिन सर कल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो संसद में, सुना आपने भी लगता है मोदी साहब ने जो हुंकार भरी और जो कॉन्फिडेंस बीजेपी और एनडीए की सीटों को लेकर जताया है, इट वाज अनमिसेबल। तो ये हमारे लिए, हमारे मार्केट्स के लिए कितना मायने रखता है? देखिए, वैसे तो मार्केट तो ये मान के चल रहा है, जब आप 22,000 के आसपास निफ्टी पे लाइफ टाइम हाइक पर हैं तो मार्केट को पता ही है कि मतलब रिजल्ट जो भी हो, जब होगा वो तो होगा तब। लेकिन ये तो मान के चल रहे हैं कि 300 प्लस सीट वाली फिर से सरकार आने वाली है। हाँ, ये इंडेक्स की प्राइस में है, मैं ये बता रहा हूँ। हाँ, इंडेक्स में प्राइस दिन है। 250 आएगी तो इंडेक्स घट जाएगा, 350 आएगी तो और बढ़ेगा, वैसा है। अब तो मार्केट को रिएक्शन इस चीज़ पे देना है। अब इशू क्या है? कल पॉजिटिव साइड पे क्या है मार्केट के लिए? पॉजिटिव साइड पे प्रधानमंत्री जी का कॉन्फिडेंस है। 370 बीजेपी, 400 प्लस एनडीए। मतलब वो जीत को, कई बार आप ये कह सकते हैं कि हर राजनेता ये होता है कि अपनी, कभी जब तक कि हार न जाए कभी मानता नहीं, और कई तो हारने के बाद भी नहीं मानते कि मैं हार गया, है ना। सो तो हर राजनेता, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस और जिस माहौल में वो बोल रहे हैं वो अलग है। हाँ, वो एक अलग। तो पॉजिटिव साइड पे है कि उन कहीं कहीं, अच्छा एक चीज़ और क्लियर कट है कि अब तक तो पिछले 10 साल में ये हो रहा है, जिस तरह के वो नतीजे सोचते हैं, 1-2 केसेस छोड़ दे कोई विधानसभाओं के, बाकी तो नतीजे वैसे आए भी हैं। सो आई थिंक पॉजिटिव साइड पे मार्केट के लिए क्या है, प्रधानमंत्री जी का कॉन्फिडेंस है कि हम 370 जीतेंगे। अब उसके विपरीत दूसरी चीज़, अब जो आपको सोचिए, जब आप इलेक्शन में जाएंगे, क्या मार्केट इलेक्शन को बेंचमार्क 370 कर लेगा? अगर समझिए मुझे अगले इलेक्शन पे ट्रेड करना है और मैं ये सोचता हूँ कि 370 तो आनी ही चाहिए, और अगर निफ्टी आपके इलेक्शन में जाने के पहले 22,000 है या 23,000 है और 370 की एक्सपेक्टेशन से जा रहा है, अब 370 के ऊपर कितनी आती है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर 370 के बजाय 325 आ जाए तो, क्योंकि आप किस लेवल को सेट करके इलेक्शन में जा रहे हैं, बेंचमार्किंग क्या कर रहे हैं। सरकार वापस आना तो हो चुका है प्राइस में, लेकिन अब वो सीट सरकार नहीं आती तब तो 20% का लोअर सर्किट है आपके लिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब अगर इलेक्शन में जाते जाते, आज तो 370 की माइंडसेट मार्केट नहीं बनाएगा, अगर 370 की माइंडसेट बनाए तो आज निफ्टी 500 ऊपर होना चाहिए, करेक्ट। सो आज तो नहीं बनाएगा, लेकिन कहीं न कहीं इलेक्शन में जाते जाते मार्केट को ये डिसाइड करना है कि किस सीट का अंदाज लेके मार्केट जा रहा है इलेक्शन में, और उस हिसाब से उस वक्त निफ्टी का लेवल क्या है। और फिर जो एक्चुअल रिजल्ट आते हैं उस पर रिएक्शन है। आप 400 सीट सोच के जाएं और 350 आ जाए तो मार्केट बढ़ नहीं पाएगा, उसके ऊपर। हाँ, और 400 सोच के जाएं 300 आ जाए तो घट भी सकता है। 300, 350, 350 सोच के जाएं 400 आ जाए तो और बढ़ जाए। सो ये कैलकुलेशन दोनों का मिक्स होगा। बट एनीवे, इसमें कल जो कुछ उन्होंने कहा वो तो मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला तो है ही। पॉजिटिव साइड पर तो एक तो ये अच्छी चीज़, मार्केट को पसंद आने वाली चीज़ जरूर है। ओके। एक चीज़ और मैंने नोटिस की, मैं कई बार जाता हूँ तो कई लोग मुझे पूछते हैं सर इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद मार्केट क्या होगा, ये क्या होगा। सो मैं तो खुद ही पोल करवा लेता हूँ, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? तो नेचुरली मोदी जी पॉपुलर हैं, PM हैं, और इसीलिए इतनी सीटें आ रही, तो ज़्यादातर लोग हाथ खड़ा करते हैं। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो लोग शायद वोट ना देना चाहते हो, ना पसंद करते हो, उनको भी मार्केट में इन्वेस्टेड है तो उनको भी लगता है कि मार्केट के हिसाब से तो यही आना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, ताकि कि पॉलिसी की कंटिन्यूटी बनी रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। सो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। बट
ओवरऑल जो मूड माहौल बना हुआ है, जिस तरह से ओपोजिशन की सिचुएशन है, उस हिसाब से है ना, अगर ठीक ठाक से चले तो कोई मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं कि इन लेवल के आसपास पहुंचने की कोशिश न करें। मैं चाहता हूँ एक बार लोगों को सुनना चाहिए। अगर किसी ने, मार्केट वाले लोगों ने शाम को टीवी नहीं देखा हो, नहीं सुना हो, जरा एक बार सुनिए स्टेटमेंट। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। ओके, तो सर सिर्फ यही नहीं, इसमें और भी बहुत इंटरेस्टिंग बयान आए हैं जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स क्लियरली ये कॉन्फिडेंस तो ये पूरा जताता है। अच्छा सर, एक और डेवलपमेंट है जिस पर बात करनी थी, वो है एचडीएफसी बैंक को जो आरबीआई की मंजूरी मिली है इंडसइंड बैंक स्टेक के लिए। सर ये खबर जरा समझाइए सर, मतलब काफी चर्चा हो रही है इस बारे में, क्या मायने हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इफ एट ऑल? कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब वो लोग सुबह से बड़े उत्साहित हो रहे हैं, पहाड़ निकली चुईया वैसा वाला मामला है। लोग सोच रहे क्या एचडीएफसी बैंक खरीद लेगा इंडसइंड बैंक को? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है, ये मानकर चलिए, दूर दूर तक संभावना नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ एक प्रोसीजरल डेवलपमेंट है। क्या होता है मैं समझाता हूँ। एचडीएफसी बैंक एक बैंक है। अगर बैंक किसी दूसरे बैंक में या बैंक की सब्सिडरीज किसी दूसरे बैंक में निवेश करती तो उसके लिए आरबीआई की अप्रूवल लगती है, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा खरीदना हो तो। अब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस की कंपनी एचडीएफसी अर्गो है, इनकी ट्रेड्स में ये बैंक के शेयर खरीदेंगे किसी दूसरे बैंक के, तो उसके लिए एक रूटीन मंजूरी लेनी पड़ती है। वो रूटीन मंजूरी है और ये 1 साल के लिए लागू होती है, हर साल आपको रिन्यू करनी है। ये आरबीआई का एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए अप्लाई करना है। अगर इंडसइंड बैंक चाहता है कि एचडीएफसी बैंक की ग्रुप कंपनियां या पूरा ग्रुप उनमें स्टेक खरीदे तो उसको जाके अप्रूवल लेनी होगी, वो अप्रूवल आरबीआई ने दे दी है। आपने बीच में देखा होगा कई बार रोज आता था कि इसको इस फलाना बैंक में इतने % स्टेक खरीदने की मंजूरी। करेक्ट। ये सब प्रोसीजर है। अच्छा। इसमें बिल्कुल एचडीएफसी बैंक के पास 5% भी नहीं, 5% तो बिना आरबीआई के परमिशन के भी तो खरीद सकता है इंडसइंड बैंक, क्यों खरीदेगा? अभी तक तो नहीं लिया। और एचडीएफसी बैंक अपना ग्रो करेगा कि 10-12% की ग्रो करने वाला इंडसइंड बैंक में 10% स्टेक का मतलब मालूम है कितना है? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ वहाँ क्यों डालेगा? सो कुछ नहीं, ज़्यादा होता क्या है कि लोगों को वो हेडलाइन और सनसनी चाहिए, देख के कूद जाते हैं। ओह 10% क्या मर्जर हो जाएगा, दोनों में इतना बड़ा हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। इग्नोर, ओके, जस्ट इग्नोर, मतलब खबर है ही नहीं, आई नहीं। प्रोसीजरल रूटीन है और वो भी एचडीएफसी बैंक के लिए नहीं, इनकी सब्सिडीज के लिए, तो इसलिए बिल्कुल भूल जाइए कुछ ऐसा हुआ है। चलिए, तो हम इस खबर को इग्नोर करते हैं। फिर सर आज की स्ट्रैटेजी? अमेरिका और भारत दोनों के बाजारों में बड़ी तेजी के बाद थोड़े ऊपरी लेवल पे रुकने के संकेत साफ दिख रहे हैं और इस लिहाज से हमारे बाजारों में भी ऊपर के लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी। तो आपको सिंपल सा यही है फॉर्मूला, पिछले 2 सेशन में जो हुआ है वो आज और आगे भी हो सकता है। ठीक है, क्या उतार चढ़ाव रहेगा? ठीक है, सेम ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना है जैसा कल का। मुश्किल है लेकिन करना वही पड़ेगा, पैसा बनाना। तो तेजी से बढ़ने वाले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तेजी के लिए निफ्टी जिंदाबाद, बेचना है तो बैंक निफ्टी की जय हो। ठीक है, क्लियर है। सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिकेशन चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, वही फोकस करना है, सिंपल, और कुछ नहीं। आज के संकेतों में ग्लोबल है नेगेटिव, एफआईज है पॉजिटिव, घरेलू फंड से नेगेटिव, एफएनओ है न्यूट्रल, सेंटिमेंट है न्यूट्रल। तो आज नेहा जी ऐसा है मामला कि 2 न्यूट्रल है, 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब आप समझ गई कि वोलेटाइल रहना है बिल्कुल, मार्केट। बिल्कुल। अब आइए लेवल्स दे देता हूँ। 21,650, 21,725 पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक नीचे 21,525, 21,600 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, मर जाए उतनी खरीदारी कीजिए। ठीक है, ऊपर की तरफ 21,775, 21,850 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो 21,900, 975 पे जितनी प्रॉफिट बुकिंग आप कर पाए ज़रूर कीजिए। ठीक है, ऊपर का 125 पॉइंट किसी और के लिए छोड़ दीजिए, जो इतनी रिस्क लेकर आपको 21,900, 975 पे खरीद रहा है आपसे, उसका भी तो ध्यान रखिए। हाँ, मतलब वो कहते, वो एक कौन सा शेर था कि भगवान मेरे दुश्मनों को सलामत रखना, नहीं तो मेरे
वो जिंदा रहने की दुआ कौन करेगा, ऐसा हुआ क्योंकि दुश्मनी ज़्यादा याद करते हैं, है ना। तो वैसा हाल है, तो इसलिए ऊपर में भी जो खरीद रहा है उसको भी पैसा कमाने दो, नहीं तो क्यों खरीदेगा। तो थोड़ा सारा दुनिया भर का धन आप ही को थोड़ी चाहिए, तो इसलिए 21,900 पे प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाइए। बैंक निफ्टी 45,450, 45,625 ये आपके लिए सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे 45,075, 45,200 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। थोड़े दूर के लेवल दे रहा हूँ, सोच समझ कर। हायर साइड पर 45,975, 46,175 पहली रुकावट की जगह है। इसको पार किया तो 46,300 से 46,475 प्रॉफिट बुकिंग जोन है आपके लिए मजबूत। ठीक है सर। पीसीआर विक्स एफआईएस लॉन्ग, एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग 33 से 36% हुए, ठीक है, कंफर्टेबल है, कोई चिंता की बात नहीं है। पीसीआर कंफर्टेबल है, घटकर आया दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी पे, वेरी नाइस। विक्स बढ़ने के संकेत दे रहा है, राइटली सो। इसलिए मैं बार बार आपको कल परसों से कह रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक तरफा मार्केट नहीं है, वॉलेटाइल मार्केट है। ठीक, अब आइए आपके लिए स्टॉप लॉसेस। इंट्राडे 21,650 है निफ्टी के लिए, जिसको छोटा रखना है कल का लो का 21,725 का भी रख सकता है, नहीं तो 21,650। क्लोजिंग सेम रहेगा, इसमें नो छेड़छाड़। 21,700। ठीक है। बैंक निफ्टी 45,500 ये इंट्राडे का, और 45,350 क्लोजिंग बेसिस पे। इसमें आपको छूट है, अगर आपको कम ज़्यादा करना है स्टॉप लॉस अपने हिसाब से कर लीजिए, बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट पोजीशंस में, शॉर्ट पोजीशन में निफ्टी इंट्राडे 22,000 और क्लोजिंग 21,850, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 46,050, क्लोजिंग 46,200, इसमें अगर आप चाहें तो 46,300 तक भी ले जा सकते हैं ऊपर में। इंट्राडे क्लोजिंग आपकी श्रद्धा पर है, बाकी ये रख लीजिए। न्यू पोजीशन सर, खरीदे निफ्टी 21,625, 21,725 अच्छी रेंज है, 2 टुकड़ों में लेना है, 3 नहीं 2 टुकड़ों में। ठीक है। 725 700 पे थोड़ा, ठीक है। 625 650 पे थोड़ा और, 2 टुकड़ों में खरीदेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस 21,500 का थोड़ा दूर है, वही रखेंगे। ठीक है। टारगेट जो बनेंगे 21,775, 800 850 3 छोटे टारगेट है, 900 925 950 3 मीडियम टारगेट, दैट्स इट। बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। 21,850 21,950 बहुत बढ़िया रेंज है, यहाँ 2 से 3 टुकड़ों में बेच सकते हैं, चाहे तो 3 में भी। 850 में थोड़ा, 900 950, 22,025 ये आपका स्टॉप लॉस होगा ऊपर की तरफ। टारगेट जो बनेंगे 21,800 775 और 725 3 छोटे टारगेट है। 21,700 650 और 625 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिक वाली भी, दोनों कीजिए, और दोनों में कोई शंका शुभ नहीं। दोनों लेवल पे आने पे पक्का ट्रेड ले लीजिए, और 2 टुकड़ों में एक साथ कुछ मत करना। अच्छा। कि सारा भी ले लूँ सारा भी, और क्वांटिटी फर्स्ट जो ट्रेड आपका बने, फॉर एग्जांपल आपको खरीदना है 21,725 पे, थोड़ा खरीदेंगे, नीचे में ज़्यादा रखेंगे, सिर्फ 1/3 2/3 कर लिया, 2 टुकड़ों में ले रहे थे, 3 टुकड़ों में ले रहे तो 1/3 1/3, 2 में ले रहे तो पहले वाले पे 1/3, दूसरे वाले पे 2/3, वहाँ बढ़ा। और कोई बात नहीं, अगर नहीं आया नीचे वाला तो कोई बात, 1/3 में बना लो पैसा। पैसा बनना इंपॉर्टेंट है पहला, कितना बनना है वो बाद में है ना, बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस। बैंक निफ्टी खरीदना है सर? बिल्कुल खरीदना भी है और बेचना भी है। खरीदना है तैयार 45,375 से 45,550 की रेंज में 2 टुकड़ों में लीजिए। बैंक निफ्टी 45,200 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनकर आएंगे यहाँ ऊपर 45,650 825 2 छोटे टारगेट हैं, 900 975 2 मीडियम टारगेट है, 45,050 46,50 46,175 फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। डन। बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं, 46,000 के आसपास और ऊपर बेचने के लिए परफेक्ट जगह है। 46,050 से 46,300 की रेंज में बेच सकते हैं 2 से 3 टुकड़ों में। 46,500 का होगा आपका स्टॉप लॉस। 45,900 45,900 45,725 2 छोटे टारगेट हैं, 45,675 45,625 2 मीडियम टारगेट हैं, 45,550 45,450 के फाइनल टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में बिकवाली भी जरूर करें, दोनों करें काम। हाँ ठीक है डन सर। एफएनओ बैन अपडेट दे देती हूँ सर। नई एंट्री हुई है यूपीएल और नाल्को की, बाहर निकला सेल, और जो बैन में ऑलरेडी है बरकरार उसमें हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट्स, इंडस स्टार और जी एंटरप्राइजेस। ये एफएनओ बैन अपडेट निकल रहा है सर। अब डेटा सर, डेटा में देखिए एफआईएस के डेटा तो ठीक है, 520 करोड़ की कैश में खरीदारी और सामने उतने ही उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बेचे तो बराबर हो गया। 1,300 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, इसलिए इंडेक्स में थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बढ़कर आई है। लोकल फंड ने 1,200 करोड़ की बिकवाली की, ठीक है, कोई खास बात नहीं। ठीक है। लेवल एक ही इंपॉर्टेंट है ऊपर की तरफ निफ्टी में, और वो है 22,000 पार नहीं होगा, ये आप भरोसा रखिए। पोजीशन 73 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट की बनी है, थोड़ी ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में जहाँ तक सवाल है, डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 46,000 पर थोड़ी सी कॉल राइटिंग है, 46,000 पार करना मुश्किल होगा। तो 2 लेवल ऊपर साफ दिख रहे हैं, 22,000 और 46,000, इसके ऊपर टिकना चैलेंजर। अगर टिक गए तो समझो कि लोगों की पोजीशन खाली होकर बाजार फिर बढ़ जाएगा। ओके
बस। चलिए, तो ये आज हमारे लिए दो प्राइम लेवल्स रहेंगे 22,000 और 46,000 निफ्टी बैंक निफ्टी में, जहां पर हमारी खास नजर रहने वाली है। लेकिन अब फोकस करते हैं नतीजों के रिव्यू पर, रिजल्ट रिव्यू का। बिल्कुल सर, दो नंबर्स आए, क्या एनालिसिस है सर? भारतीय एयरटेल नंबर्स अच्छे हैं और इंडियन बिजनेस में बढ़िया मजबूत ग्रोथ आती दिखी है। 11 डिजिट की डबल डिजिट ग्रोथ है। तिमाही दर तिमाही आरपू बहुत बढ़िया, 208 रुपये के आरपू बहुत बढ़िया माने जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अफ्रीका बिजनेस ढीला है, था, रहेगा, अभी लगता है थोड़ा और समय तक। डेट रिडक्शन भी किया है कंपनी ने, करीबन 5,000 करोड़ से, वो भी अच्छी है। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक भागा हुआ है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में, कल जरूर भले 3.5% नीचे बंद हुआ है, 5 दिन में 4%, तो इसलिए थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन 3 महीने में 20% का रनअप आ चुका है स्टॉक में। तो आज थोड़ा सा हरे निशान में रहना चाहिए, मेरा मानना है 1-2% तक ऊपर रह सकता है। लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1110 पर सपोर्ट लेगा, ऊपर में 1155 के आसपास की रुकावट है। ये फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है सर। भारतीय एयरटेल, अशोक लेलैंड नंबर्स बहुत ही बढ़िया, अब तक की सबसे बेस्ट तीसरी तिमाही रही है कंपनी के लिए, जिसमें कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में बहुत बढ़िया ग्रोथ आती दिखी है। मार्जिन्स उम्मीद से काफ़ी बेहतर हैं, ऑपरेशनली बहुत बढ़िया नंबर्स है। मतलब आप ढूंढने जाओगे तो कोई ऐसा खराबी दिखेगा नहीं अशोक लेलैंड में। वो मैग्नीफाइड ग्लास लगाकर भी देखोगे तो अच्छी नजर, हाँ बहुत बढ़िया नंबर है। एक ही दिक्कत है, और दिक्कत ये कि स्टॉक भागा हुआ है। कल 3%, हाँ कल तो 2% पिछले 5 दिनों में, 3 महीने में भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, हल्का बढ़ा हुआ है, इसलिए हो सकता है थोड़ा बड़े गैप से खुल जाए तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। 174 सपोर्ट लेवल है, और ऊपर में 185 के ऊपर मजबूत होना शुरू होगा, 174 के नीचे कमज़ोर होना शुरू होगा। ये आपके लिए अशोक लेलैंड। चलिए, तो भारतीय एयरटेल फ्यूचर्स और अशोक लेलैंड फ्यूचर्स पर सर ने अपनी राय आपको दे दी है नंबर्स आने के बाद। लेकिन अब बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। आज कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए? अरे भाई, टाटा केमिकल बहुत ही घटिया नंबर है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ केमिकल में कौन ज़्यादा घटिया है एक्चुअली। मतलब हर केमिकल कंपनी कितने, और वही सेम सिचुएशन है। 2 क्वार्टर बाद रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे, वो 2 क्वार्टर कौन से होंगे वो पता नहीं किसी को। तो मतलब हालांकि स्टॉक कल 2% घटा है, 5 दिन में 4-5% घटा हुआ भी है। 3 महीने में इस स्टॉक ने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन और 1 साल में भी 3%, यानी कुछ किया नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से इसको कुछ करना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं किया तो नीचे गए। तो नंबर्स बहुत ख़राब है हर एक पैरामीटर पर, आप देख सकते हैं। आय, कामकाजी मुनाफा, मार्जिन 19.5% के मार्जिन के सामने 14.5%, 5% उम्मीद से कम मार्जिन, ये क्या नंबर्स है? सो आई थिंक घटना तो चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मार्केट ने सही रिएक्शन दिया तो 4-5% लुढ़क जाए तो बड़ी बात नहीं है। 994 के स्टॉप लॉस से बेचिए, 935-930 के टारगेट के लिए टाटा केमिकल। एक कैश का स्टॉक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बड़ी हिम्मत करके दे रहा हूँ, क्योंकि ये है ना हिम्मत वाला काम भी है। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, इसके नंबर्स बड़े तगड़े आए हैं। पहली बार कंपनी मुनाफे में आई है, नुकसान से, ठीक है, घाटे से। 690 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से कर जाए, 690 के नीचे खुले तो लेना भी मत, और अगर घट जाए तो भगवान का नाम लेके बेच देना। मेरी गलती होगी, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं वो भी बताता हूँ। पहले टारगेट नोट कर लीजिए, 720, 730, 745, 3 टारगेट है। क्योंकि इस स्टॉक का हाई है 1320, नया ध्यान से सुनिएगा, और लो कितना है 696, एकदम लो पे चल रहा है, लाइफ टाइम लो पे चल रहा है। और नंबर तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों बहुत गजब आए। आय तिमाही दर तिमाही का देता हूँ ताकि आपको ये लगे, 275% बढ़ी है, 24 से 90 करोड़। कामकाजी मुनाफा लॉस था 7 करोड़ का, 20 करोड़ का प्रॉफिट आया है। मार्जिन 22% आए हैं, मुनाफा 1 करोड़ से 15 करोड़। तो मतलब हर एक लिहाज से नंबर्स पहली बार ढंग के नंबर्स आइडिया फोर्ज के दिख रहे हैं, तो स्टॉक थोड़ा चल सकता है। ओके, 9 बजे के लिए भी मैंने एक स्टॉक ऑफ द डे भी रखा है, तो वो हम देखेंगे। एक लिस्टिंग भी है और एक आईपीओ भी है, तो वो हम आईपीओ कल खुल गया, सॉरी खुलने वाला क्या, पार्क का कल खुल गया, लेकिन उस पे आपको, हाँ तो 3 मेरे पास तैयार है। ठीक है, तो ये हम 9 o'clock करेंगे। हाँ एकदम 9 बजे बिल्कुल रेडी एकदम। ठीक है, चलिए, तो सर ने आपको बता दिया, रिजल्ट रिव्यू भी रख दिया, स्टॉक ऑफ द डे भी रख दिया, सारी स्ट्रैटेजीज रख दी, और अब हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ है। कुछ और डेटा पॉइंट्स, ट्रिगर्स और जो नतीजे हैं उन पर हम फोकस करेंगे। नुपुर, कुशल और आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नुपुर, आपके साथ करेंगे शुरुआत, ट्रिगर्स और नंबर्स के बारे में बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज के आज नतीजे आने वाले हैं, तो यहाँ फोकस रहेगा। चंबल फर्टिलाइजर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और नवीन फ्लोरिन के भी आज आने वाले हैं नतीजे, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स
फोकस में रहेंगे। जी एंटरटेनमेंट पर रखनी है नज़र, क्योंकि जी सोनी डील पर आज एनसीएलटी में सुनवाई होने वाली है, तो यहाँ पर भी जो आउटकम निकल कर आएगा उस पर भी रहेगी नज़र। लिस्टिंग है आज BLS ई सर्विसेज की करीबन 162 टाइम्स बढ़ते हुए ये दिखा, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इस IPO को। इशू साइज 311 रुपये की थी और इशू प्राइस देखी तो 135 रुपये के आसपास की थी। एक्सटेड है NTPC, इंटरिम डिविडेंड 2.25 रुपये का है, तो आपको वो एडजस्टमेंट दिखेगा। गेल जहाँ पे 5.5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है, तो वो भी आज एडजस्टमेंट होते हुए नजर आएगा। IPO के लिहाज से पार्क होटल्स, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, कल इसका पहला दिन था, आज इसका दूसरा दिन है, करीबन 2.5 गुना भरते हुए ये दिखा है। QIB में 1.25 गुना सब्सक्रिप्शन दिखा है, NII में 3 गुना, रिटेल 5.5 गुना और एम्प्लॉय देखें तो 1.25 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए नजर आया। रिजल्ट्स में ASK ऑटोमोटिव, जहाँ पे नतीजे करीबन आपको अच्छे नजर आएंगे। कंपनी की आय में 20% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 40% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। मार्जिन 8% से सुधर के 10% के पहुंच गए और मुनाफा भी देखें तो 29 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ होते हुए दिखा है। और लास्ट में GIC हाउसिंग फाइनेंस, नतीजे यहाँ पे कमज़ोर है। NII करीबन 16% से गिरकर आती हुई दिखी है और मुनाफा भी देखें तो आपको 45% का डाउनफॉल यहाँ पे नजर आएगा। चलिए कुशल, अब आपकी बारी आती है, बताइए खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन दिखेगा। ऑफ कोर्स नंबर्स पे तो बात करेंगे। बिल्कुल, तो नंबर्स में 3 हैं मेरे पास, जिसमें सबसे पहला है CCL प्रोडक्ट्स। नंबर्स मिले जुले दिख रहे हैं। मार्जिन 18.8% से घटकर 16.6% पर आए हैं। मुनाफा कंपनी का 14% घटकर 63 करोड़ पर भी आता हुआ दिख रहा है। BSC यहाँ पर नंबर्स वाई बेसिस पर बहुत ही बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय करीबन 78% ग्रो कर 426 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी की मार्जिन 30.9% से सीधे अब 34.2% हो गई है और कंपनी का मुनाफा भी लगभग 48 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़ हुआ है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस नंबर्स मिले जुले हैं। NII में करीबन 34.5% की ग्रोथ है। मुनाफे में हालांकि 5% की ही बढ़त हमें देखने को मिली है और कंपनी की एसेट क्वालिटी वाइज देखेंगे तो GNPA बढ़ते हुए दिखेंगे QOQ बेसिस पर। यही नहीं, बिजनेस अपडेट के लिहाज से IEX फोकस में है। जनवरी में कुल वॉल्यूम 26.1% तक बढ़ती हुई नजर आई है और जब से कंपनी की शुरुआत हुई है उसके बाद से ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होती हुई दिखी है। कुल वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है और साथ ही कंपनी की जो DAM वॉल्यूम है वो करीबन 13.2% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखाई है। खबरों के लिहाज से पेटीएम अगेन लगातार फोकस में बना हुआ है। यहाँ पर जो कल खबरें चल रही थी मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है हो सकता है वहाँ पर मुकेश अंबानी जी पेटीएम वॉलेट की खरीदारी कर सकते हैं, तो उस पर कंपनी ने सफाई दी है और यहाँ पर जियो फाइनेंशियल का कहना है कि यह खबर स्पेक्युलेटिव है और इस संबंध में जियो फाइनेंशियल की कोई बातचीत नहीं हुई है। दूसरी चीज़ ये चल रही थी कि ईडी ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच शुरू कर दी है। फेमा के नियमों के तहत ये जांच शुरू की गई है, ऐसा रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आती हुई दिखी है और पेटीएम ने इस उल्लंघन को और इससे जुड़ी हुई खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन पर पेटीएम ने ये सफाई दी है कि कंपनी ने जांच रिपोर्ट को क्लियरली ये नकारा है और कंपनी ने किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। और साथ ही एक और खबर है कि बैंकिंग सचिव ने पेटीएम के बहाने पेमेंट बैंकों को सलाह दी है कि सभी पेमेंट बैंकों को RBI के नियमों को सही तरीके से पालन करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर नजर रहेगी। नुपुर, और कौन सी खबरें हैं जिन पर फोकस आप कर रही हैं? बिल्कुल, श्री सीमेंट कल से यहाँ पे फोकस बना हुआ है, जहाँ पे कंपनी की तरफ से सफाई आती हुई दिखी। उनका कहना है कि IT डिपार्टमेंट से शो कोज नोटिस तो मिला है लेकिन डिमांड नोटिस कंपनी को नहीं मिला है, तो श्री सीमेंट आज फिर से फोकस में रहने वाला है। जाइडस लाइफ साइंसेज पर फोकस करके चला है। 9 तारीख को यहाँ पे बोर्ड की बैठक है। बोर्ड में बायबैक के प्रस्ताव पे बोर्ड जो है वो विचार करता हुआ दिखेगा, तो जाइडस लाइफ साइंसेज आज फोकस में रहने वाला है। संडूस मैग्नीशियस भी आज फोकस में, क्योंकि 5:1 रेशियो में से बोनस इक्विटी शेयर्स के अलॉटमेंट को अब मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है, तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। और लास्ट में आंध्रा पेपर, जहाँ पे राधाकृष्ण दमानी एंटिटी ने करीबन 3 लाख शेयर्स 0.7% इक्विटी जो है वो बेच दिए। अब उनकी हिस्सेदारी 1% से घट के 0.3% रह गई है और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये 542 रुपीज़ के भाव पर किया गया है। ओके, चलिए, तो ये सारे महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, नतीजों को लेकर एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण है ये हमने आपके सामने रख ली। लेकिन अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की।
तो विदेशी ब्रोकरेजेस की कौन कौन से स्टॉक्स पे है नजर, क्या राय निकल कर आ रही है, पूरी डिटेल आशीष के पास। आशीष, मॉर्निंग बताइए। मॉर्निंग नेहा, देखिए सबसे पहले भारतीय एयरटेल, यहाँ पर नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट खास है क्योंकि यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया और टारगेट 1240 रुपये से बढ़ाकर 1370 कर दिया गया है। कमेंट्री के लिहाज से देखें तो सब मान रहे कि इंडिया ऑपरेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिस प्रकार से आरपूज में ग्रोथ है अपने आप में काफ़ी बढ़िया है और कैश फ्लो जनरेशन भी बढ़िया देखने को मिला। इसके अलावा अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी बढ़िया। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, तकरीबन 180 रुपये का भाव, 223 रुपये का टारगेट, 210 का टारगेट है जेफरीज की तरफ से और मैक्वारी 184 रुपये के टारगेट के साथ अपने व्यू पर है बरकरार। कैश में बीएसई लिमिटेड, यहाँ पर नतीजे बड़े स्ट्रॉन्ग है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया है, 2561 का भाव, 3000 का टारगेट। टीसीएस में एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि एचएसबीसी की तरफ से आ गया है डबल अपग्रेड। अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस में भी अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी की है। 3640 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 4505 कर दिया गया है। 3973 रुपये का भाव चल रहा है। एल्म्बिक फार्मा, यहाँ पर एचएसबीसी होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 810 रुपये से बढ़ाकर 835 कर दिया है। कैंसाइन एरोलैक पर मैक्वायरी का मानना है न्यूट्रल की रेटिंग, 360 का टारगेट, 344 का भाव। लेकिन एक और खास बात है कि मान रहे कि इलेक्शन का साल है तो रूरल रिकवरी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। वरुण बेवरेजेस एक्सेप्शनल नतीजे, सीएलएसए खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट 1517 से बढ़ाकर 1600 रुपये का दिया है। वहीं जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे और टारगेट 30 रुपये से बढ़ाकर 1480 रुपये का दिया है और सभी का मानना है कि नतीजे हर पैमाने पर आप देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन अब तक देखने को मिला। बैंक ऑफ इंडिया, मॉर्गन स्टैनली को नतीजे पसंद नहीं आए, रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड और टारगेट प्राइस 135 से घटाकर 125 कर दिया, तकरीबन 140 रुपये का भाव चल रहा है। और ये मान रहे कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो स्टॉक एक्सपेंसिव है। यूपीएल में कल ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है। एचएसबीसी अब टारगेट कट कर रहे हैं 730 रुपये से घटाकर 550। मेट्रोपोलिस, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट आ चुका है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट है, बिकवाली की राय को बरकरार रखा गया, टारगेट प्राइस एडजस्ट किया 1350 से बढ़ाकर 1375। मनोपुरम फाइनेंस, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 210 के टारगेट के लिए। और अंत में क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 281 रुपये का टारगेट दिया है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। हिमांशु जी, सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है अशोक लेलैंड, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। नंबर्स भी स्ट्रांग आते हुए नजर आए और अनिल जी चार्ट्स पर भी पोजीशनिंग पॉजिटिव लगती है। कुछ बहुत बड़ा स्टॉक ने नहीं किया है कंपेयर टू जो इसके पीयर्स ने परफॉर्मेंस पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में दिखाई है। मुझे लगता है स्टॉक में कैचअप मूव देखने को मिल सकता है। कल का क्लोज लगभग 180 रुपए के आसपास है। इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 190 रुपए तक के टारगेट्स के लिए 175 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अशोक लेलैंड रहेगा आज का पिक ऑफ द डे। ओके, अशोक लेलैंड में करें खरीदारी। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या है पसंद? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए अनिल जी, आज अनंतराज के रिजल्ट्स है। मुझे लग रहा है कि शेयर करीबन 325-328 पे, हमने आपके चैनल पे बहुत बार ये रेकमेंड किया है। मेरे ख्याल से कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे आने की उम्मीद है। तो नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट मीडियम टर्म के लिए भी हमको लग रहा है कि जो कमेंट्री आएगी और जो नंबर्स आएंगे वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को काफी पसंद आएंगे। करीबन हमारा मानना है कि इस साल करीबन 230-235 करोड़ का पूरे साल का प्रॉफिट आएगा कंपेयर टू 150 करोड़ लास्ट ईयर। और आने वाला साल जो रहेगा वो डेटा सेंटर बिजनेस काफी अच्छी तरह से स्केल अप करेगा, तो वहां पे आपको करीबन 350 करोड़ का प्रॉफिट दिखेगा। तो हमको लग रहा है कि इवन करंट लेवल पे जिनको शॉर्ट टू मीडियम टर्म खेलना है, करीबन 375-380 का टारगेट प्राइस आपको यहाँ पे मिलेगा। और दूसरी एक कंपनी अनिल जी जो एमएसएमई स्पेस में बहुत प्रोमिनेंट है और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करती है वो है यूप्रो कैपिटल। ये कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स डिक्लेयर किए। 700 करोड़ का रेवेन्यू फर्स्ट 9 मंथ्स में किया है, जो पहले 9 मंथ्स लास्ट ईयर में करीबन 425-30 करोड़ था। और मुनाफा करीबन 85-86 करोड़ हो गया, जो पिछले बार करीबन 30 करोड़ था। तो हमको लग रहा है कि एसेट क्वालिटी भी करीबन अच्छी है। करीबन 2% का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का परसेंटेज है। लोन बुक ग्रोथ भी अच्छा है। करीबन 8400 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है काफी अंडर वैल्यूएशन है। बुक वैल्यू अभी 150 रुपये है। हमको लग रहा है कि अगले साल तक ये बुक वैल्यू करीबन 170-180 पहुंचेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 280 का रेट है, मुझे लगता है यहाँ पे 340-350 का टारगेट आपको अगले 6-12 महीने में मिल सकता है।
ओके, तो ये है आपके लिए दोनों स्टॉक खरीदारी करने की राय। कुणाल जी और राकेश जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, दोनों का भी स्वागत है। बंसल जी शुरुआत आप करें। ओह, आप तो आज बाल बाल बचे, कुणाल जी बंसल जी दोनों। एक बार ये बाकी सबको हटा दीजिए स्क्रीन में से, सिर्फ कुणाल जी और राकेश जी की 2 विंडो बनाइए, फिर मैं बताता हूँ क्यों बचे। ये देखो, अगर आपको रातों रात थोड़ा सा अगर कलर मतलब है ना बंसल जी का फेड हो जाता तो ऐसा लग रहा था कि इनकी मतलब दोनों के एक ही जगह से कपड़े लेके आए हैं और सिलवा के लाए हैं, मतलब सस्ते वाले वैसे। शेड तो बिल्कुल हाँ, मतलब थोड़ा सा इतना हमारे लिए तो देखो, आपके लिए अलग अलग शेड होगा, हमारे लिए तो दोनों पीले हैं और दोनों काले हैं ऐसा। हम तो इतने इसी में चलते हैं, इतना माइन्यूटली कौन जाएगा कि ये कौन सा ग्रे, एश ग्रे, वो लाइट ग्रे। नहीं अंदर शर्ट वाला है। शर्ट है ना, वन इज हल्दी येलो, अनदर वन इज स्लाइटली ऑन द साइड ऑफ पीच एंड सैफरन। हमें ऐसा दिख रहा है अभी स्क्रीन पे। ओह माय गॉड, जाने दो। चलो आप दोनों बच गए नेहा जी की वजह से, यही दीप होता तो बोलते थे दोनों सेम टू सेम है। जी बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अनिल जी सुप्रभात अनिल जी। एक पहले मिनट तो अनिल जी, सुप्रभात नेहा जी। एक मिनट, कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं, रुकिए। अनिल जी अब इसमें क्या करा जाए कि जैसे नेहा जी को हम सुबह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनिल जी वो बाई सुनिए। डिफॉल्ट दीप निकलते निकलते रह गया। अनिल जी सेठी साहब वाली गलती होते होते बच गई। और अनिल जी आज हकीकत क्या है कि आज मैं और कुणाल जी अनिल जी डेट पे भी मिलने वाले हैं, मतलब कि डेट शाम से बैठेंगे 6 बजे से 11 बजे तक। अच्छा। और ये जो जैकेट अनिल जी, वो जो कुणाल जी ने मेरे को एक मोदी जैकेट भेजी थी ना, इसके बटन छोटे थे अनिल जी, मतलब कि बंद नहीं हो रही थी, तो उसको मैंने ऑन माई ओन अनिल जी उसी वेंडर से चेंज करा लिया और एक की जगह 2 मिली अनिल जी, सेल में ली थी अभी। हाँ। तो ये वाली वही है अनिल जी, और दूसरी वाली मैं नेक्स्ट वीक पहनूंगा। वाह क्या बात है जी। कुणाल जी अनिल जी देखिए, आपसे एक गुजारिश है अनिल जी, बाल बाल बचे अनिल जी, बालों की चर्चा ना करें। तो इस उम्र में अनिल जी बाल जब कम होने लगते हैं उस समय आप बाल बाल सवेरे पहले बाल की चर्चा कर रहे हैं, तो अनिल जी बाल बच्चों का ध्यान रखते हुए बाल की चर्चा ना कभी भी करें। ऐसा अभी कभी भी देखो जिंदगी में है ना, मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बहुत सारे जितने ये बड़े गुरु लोग होते हैं ना, तो अगर आप उनके पास जाओगे कि भाई मेरी लाइफ में बड़ी समस्या है, ऐसा है, तो कोई आ जाके समझो बोले कि मेरा बॉस बहुत परेशान करता है, मतलब ऐसा ये बहुत काम करवाता है, पैसे कम देता है, डांटता रहता है, तो बोलेगा देखो तुम्हारे पास नौकरी तो है, कितने लोग हैं जिनके पास नौकरी भी नहीं है, चिल्ला ही रहा है ना, लेकिन नौकरी तो। वैसे ही अगर आपको कभी ऐसी फीलिंग आए, वो क्या करेंगे, वो आपको ऐसा सेटिस्फाई कर देंगे, ओहो हाँ मतलब मैं तो बहुत बेहतर हूँ दूसरे। तो सिंपल कभी भी आपके मन में ऐसे ख्याल आए, कुणाल जी तो आपके तो इतने आसपास इतने अच्छे दोस्त हैं, कभी सेठी साहब से मिल लिया कीजिए, तो आपको कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आएगी कि आपको दुखी होने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो है ना, तो आपको कहाँ, मतलब अभी तो जिस हिसाब से आपके हैं, तो मेरे को नहीं लगता 40-50 साल आपके बाल उड़ने वाले, कम से कम इतने लंबे तो चलेंगे, बी श्योर ऑफ इट। जी बंसल जी बताएं सर। अनिल जी हकीकत ये है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम माइल्ड हैंगओवर अनिल जी, तो मेरा तो नोटा है अनिल जी। ओहो वेरी गुड, मतलब 11 बजे तक के लिए ले लूं। जी कुणाल जी बताएं सर। प्रोटीन लूंगा अनिल जी, सब ठीक हो जाएगा 15 मिनट में अनिल जी। जी कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। अनिल जी जिस वजह से हैंगओवर हो सकता है किसी व्यक्ति का, अनिल जी वही शेयर है मेरा आज का पिक ऑफ द डे, और स्टॉक है रेडिको खैतान, जिसमें हमने बड़ा ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आते हुए देखा। कल बाजार था कमजोर अनिल जी, कल बाजार कमजोर था और उसके बावजूद स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम बनते हुए देखा। हालांकि शेयर ऊपरी स्तरों से नीचे आकर के बंद हुआ, लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और एक अच्छा कंसोलिडेशन चार्ट पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में रेडिको खैतान इन स्तरों पर बाय करना चाहिए। 1700 का स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट होगा 1800 का, दूसरा टारगेट 1850 रुपए का। तो 1850 के टारगेट के लिए रेडिको खैतान में खरीदारी कराएं। श्योर, और स्टॉक अभी अभी बदला होगा, बंसल जी की कमेंट्री देते देते कि चलो मौका मिला है स्टॉक चिपका दो। बिल्कुल बहुत बढ़िया। सुमित जी सुप्रभात, स्वागत है आपका भी। बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहा है वो है आयशर मोटर्स। आयशर मोटर के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में तेजी दिखाया, तेजी दिखाने के बाद 1 से 2 दिन में थोड़ा सा करेक्टिव मूव बना, बट ओवरऑल चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। 3880 3890 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट बन रहा है वो 3780 का बन रहा है, यानी 3780 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 3980 का पहला टारगेट बनेगा, 4050 का दूसरा टारगेट बनेगा। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा
आयशर मोटर्स। ओके, आयशर मोटर्स आ रहा है पसंद। सुमित जी की पिक ऑफ द डे निकल कर आ रही है। दो टारगेट्स हैं 3980, 4050, ये दो टारगेट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आइए कुछ और स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं। भारती एयरटेल, यहाँ पर हमने देखा है जबरदस्त ग्रोथ इनके इंडियन बिजनेस में देखने को मिली है। आरपूज भी काफी पॉजिटिव रहे, अच्छी इंप्रूवमेंट वहां भी रही है। अविनाश सर, आपका व्यू लेना चाहेंगे भारती एयरटेल गोइंग फॉरवर्ड, क्या पिक्चर क्रिएट हो रही है? नहीं, डेफिनेटली देखिए नंबर्स इन लाइन है। हम ये कह सकते हैं कि आरपूस भी उम्मीद से थोड़े बेहतर आ गए हैं। और मुझे लग रहा है कि देखिए जैसे जैसे 5G रोल आउट होगा, मुझे लगता है कि इनकी जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है ये इनको एनेबल करेगी कि आरपू और थोड़ा बढ़े। मेरे ख्याल से डेफिनेटली मार्केट्स इन रिजल्ट्स को डेफिनेटली पॉजिटिवली देखेगा। आज स्टॉक थोड़ा सा अपबीट दिखना चाहिए, होपफुली मार्केट अच्छे लेवल पे ओपन होता है तो। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि टेलीकॉम स्पेस में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। प्लस इनकी एक ग्रुप कंपनी है नया जो बहुत ही जल्द लिस्टेड होने वाली है। काफी अनलॉकिंग इनको इससे भी मिलेगी, तो मार्केट्स इंतजार कर रहे हैं कि ये कंपनी भी लिस्ट हो तो उसका भी बेनिफिट इनको मिले। तो डेफिनेटली कोर बिजनेस तो काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। अभी जो कमेंट्री आएगी मेरे ख्याल से, कॉन्फ्रेंस कॉल आज सुबह है, तो उसका ऑब्वियसली इफेक्ट आपको शेयर के प्राइस में देखने को मिलेगा। तो कमेंट्री अगर ठीक ठाक रहती है और कुछ और अच्छे बड़े प्लान्स कंपनी अनाउंस करती है तो आपको इस लेवल से भी एक अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। एंड लंबी अवधि के लिए ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ओके, आज अनिल सर ने भी उस पर रिजल्ट रिव्यू सामने रखी है। एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं। कुणाल सर, भारती एयरटेल कल हमने डेज लो पर इसे बंद होते हुए देखा है, आज कैसे मौके हैं यहाँ पे? देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर है नेहा, भारतीय एयरटेल में हमने हाल फिलहाल में एक आउट परफॉर्मेंस देखी, लेकिन हमने कल के ट्रेड में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन और गहरा सकता है। जिस तरह का स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छी रैली हमने देख ली है, तो एक करेक्शन वाजिब है। और ये वाजिब करेक्शन में मुझे लगता है कि 1100 से लेकर 1080 यानी कि 1080 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो और यहाँ से 40-50 रुपए की गिरावट मुमकिन है। नीचे के लेवल्स पर डेफिनेटली खरीदारी की राय रहेगी। तो 1080 के आसपास स्टॉक आ जाता है तो उन स्तरों पर मेरी बाई की राय है। अशोक लेलैंड, आज पिक ऑफ द डे हिमांशु जी की तरफ से निकल कर आई है, लेकिन अविनाश सर आपका मैं व्यू लेना चाहूंगी। दमदार थर्ड क्वार्टर इनकी अब तक की रही है, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स हर पैरामीटर्स पे देखने को मिले हैं। ऑटो स्पेस भी हम देख रहे हैं एज अ होल बहुत जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है, चाहे ऑटो इंडेक्स ही देख लें या चुनिंदा स्टॉक्स देख लें। क्या पिक्चर बन रही है सर गोइंग फॉरवर्ड इस सेक्टर को लेकर? एंड ऑफ कोर्स अशोक लेलैंड, आपका व्यू क्या है? आई थिंक अशोक लेलैंड के नंबर्स जैसे अनिल जी ने भी कहा, बहुत ही अच्छे नंबर्स आ गए। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम आपको जनवरी और मार्च के क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यही टाइम पे पीक बिजनेस इनको मिलता है। और आने वाला साल देखिए, अगर गवर्नमेंट 11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करने वाली है, हालांकि ये वोट ऑन अकाउंट वाला बजट है, बट गवर्नमेंट का फोकस अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स बिल्डिंग पे होता है तो इसका सीधा असर आपको कमर्शियल व्हीकल पे देखने को मिलेगा। तो इस साल दैट इज FY25 के लिए भी हमको लग रहा है कि इंडस्ट्री करीबन 20-25% से ग्रो करेगी। अभी हाल ही में मैं पढ़ रहा था कि अशोक लेलैंड ने ई ट्रक्स भी शुरू कर दी है, तो बेसिकली अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंटल ड्राइवर है स्टॉक के लिए। तो मेरे ख्याल से इनके पास है, वो होल्ड करे। नतीजों के बाद अगर स्टॉक में कोई भी कारण से गिरावट आती है तो खरीदने का मौका से बना। आज हमने देखा है कि जितनी फॉरेन ब्रोकरेजेस है, खासतौर से मॉर्गन स्टैनली, ओवरवेट का स्टैंस इनका बरकरार है और अच्छे खासे टारगेट्स ही हमने देखा है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे जेफरीज हो या मैक्वेरी हो, सब ने अपना जो स्टैंस है यहाँ पर ऊपर की तरफ ही बरकरार रखा है, जहाँ तक अशोक लेलैंड का सवाल है। लेकिन केमिकल स्पेस, अविनाश सर इस पे थोड़ा व्यू लेना चाहेंगे। टाटा केमिकल्स, इसने निराश मतलब बहुत ज़्यादा निराश किया है, तो टाटा केमिकल्स कैसी हालत अब गोइंग फॉरवर्ड दिख रही है, और ये जो पूरा स्पेस है इस पे आपका क्या व्यू बन रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए टाटा केमिकल्स की बात करें तो इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो सोडा ऐश है। वो कंट्री के सबसे बड़े प्लेयर है और सोडा ऐश के प्राइसेस बहुत ही खराब तरीके से घटे हैं, तो इसका असर इनके मार्जिन पे आ चुका है। हालांकि देखिए टाटा केमिकल्स नए बिजनेसेस में भी पैसा लगा रहा है, लिथियम बैटरीज बनाने की उन्होंने प्लानिंग की है, बट नियर टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर परफॉर्मेंस पे रहेगा, क्योंकि ग्लोबली सोडा ऐश के प्राइसेस नीचे गए हैं। ऑल्दो कंजम्पशन बढ़ा है तो मार्जिन प्रेशर शायद आपको एक आध दो क्वार्टर देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, बट इन नतीजों के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी री रेटिंग शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा समय रुकना ही ठीक रहेगा।
ओके और उसके साथ ही आज स्टॉक ऑफ द डे में भी टाटा केमिकल्स पे फ्यूचर्स पे सर ने सेल की रिकमेंडेशन दी है और क्योंकि जिस तरह का यहाँ प्रदर्शन भी देखने को मिला है सर की तरफ से डाउनसाइड टारगेट ही निकले। आइए कुछ एक और स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं। बीएससी, यहाँ पर अच्छे खासे नंबर्स हमने देखे, प्रॉफिट की बात करें दुगने से ज्यादा की वृद्धि दिखी है और रेवेन्यूज मार्जिन सब में यहाँ पर अच्छी बढ़ोतरी दिखी है। बंसल सर, बीएससी चार्ट्स पे कैसे संकेत है सर? नेहा, काफ़ी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है बीएससी का। इनफैक्ट हल्की फुल्की करेक्शन आती है, स्टॉक फिर से रिबाउंड होता है और टेक्निकली देखें तो कल भी स्टॉक अपने डेज हाइस के अराउंड ही क्लोज हुआ है। नीचे में 2460 एक अच्छा सपोर्ट है, जिनके पास है नया बने रहें, करेक्शंस पे खरीदें और एक बार 2588, 2590, 2588, 2590 के लेवल टूटेंगे तब दोबारा नए हाइस की तरफ जाएगा। तो ब्रेकआउट्स पे नहीं लेना है, करेक्शंस पर स्टॉक को बाय एंड होल्ड करें। ओके, स्टॉक को बाय एंड होल्ड करें, ये है राय आपके लिए बीएससी पर। आज देखते हैं निफ्टी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना यहाँ पर है। नंबर्स ऑपरेशनली हल्के से उम्मीद से कम रहे, बट स्टॉक मेरा ना भरपूर आया ना, हमारा ऑल टाइम फेवरेट जो हमारे रिकमेंडेशन प्राइस से 10 गुना हो चुका है, 10 टाइम्स। वाओ, आइए बढ़ते आगे और आप करते हैं शुरुआत फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड की शुरुआत करने से पहले बता दूँ यहाँ बीएलएस की लिस्टिंग चर्चा होगी, एपीजे सुरेंद्र पार्क उसकी चर्चा होगी, स्टॉक ऑफ द डे।